अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और जो लोग अर्ली मॉर्निंग या तो बच्चों को ड्रॉप करने के लिए स्कूल जाते हैं और बहुत सारे लोग दफातर का रुख करते हैं, तो फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है लाहौर में, पंजाब में ख़ासकर। तो बहुत एहतियात से आप लोग ड्राइविंग करें, ज़रा स्लोली चलें, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करें, बड़े नुकसान से जनाब बचें, थोड़ी सी ताख़ीर चलती है। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कराची से एक ख़बर आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि कराची में जो चोरी और डकैती की जो वारदातें आए दिन होती रहती हैं वो बहुत कॉमन है, बहुत आम है। कराची वाले, कराची के रहने वाले बहुत परेशान हैं। आए रोज़ जो लूट मार की जाती है, बंदूक तान कर किसी शहरी से भी उसका मोबाइल फ़ोन खींच लिया जाता है, नकद जो है वो ले लिया जाता है। और अब रिसेंटली कराची के जो शादी हॉल्स हैं नाज़रीन, वो भी महफूज नहीं रहे। कैन यू इमेजिन? और ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर जो डकैत थे वो शादी हॉल पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने दर्जनों मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए, छीन लिए लोगों से कीमती सामान, जेवरात, नकदी, पैसे, जो कुछ भी था। शादी पे ऑब्वियसली लोग सच समझ कर आते हैं, ज्वेलरी पहन कर आते हैं, मोबाइल फ़ोन हर एक शख्स के हाथ में होता है और हम सोच भी नहीं सकते कि शादी हॉल में डकैती की वारदात हो सकती है। तो कैसे रंग में भंग डला होगा आप सोचें। तो ये नाज़रीन वाक़या हुआ। अच्छा, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने वाकये की फुटेज ली और उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक अफसोसनाक इंसिडेंट कराची में हुआ था। NED यूनिवर्सिटी का 21 साला स्टूडेंट जिसने डाकुओं के साथ मज़ाहमत की, थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद डाकुओं ने इस शख्स का, इस बच्चे का कत्ल कर दिया। जिसके बाद एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओढ़ो की जो स्टेटमेंट सामने आई थी, उन्होंने ये अपील की थी, ये दरख्वास्त की थी कराची वालों से कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह का वाक़या पेश आए, लेकिन अगर ऐसा वाक़या होता है तो वो रेजिस्ट मत करें डाकुओं के साथ। अगर कोई भी देखिए, जब भी कोई बंदूक या असलहा लेकर आता है या आप पर तानता है, तो उसके बाद यू हैव टू हैंड्स अप। उसके बाद आगे कोई जवाब बनता नहीं, क्योंकि जान जो है वो किसी भी मोबाइल फ़ोन से या पैसों से कीमती होती है, आपकी ज़िंदगी, आपकी सांसें। तो इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो के सोशल मीडिया पर बहुत भौचाल आया था इस स्टेटमेंट के बाद कि जो कराची की पुलिस है उसकी कारकर्दगी क्या है, वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क्या करिए। बहरहाल इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरीज। मुल्क में सियासी बहरान, पंजाब में पड़ने लगा घुमसान, गवर्नर का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का फरमान। बनू में CTD सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, अमला यरगमाल, मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा। तारीखी सीरीज, तारीखी शिकस्त, इंग्लिश टीम के हाथों पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का जिम्मेदार कौन? मौसम सरमा में जिल्द की हिफाजत, मगर कैसे होगा मुमकिन? और इसके अलावा अहम मेहमान होंगे आज न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। बहुत सारी डिस्कशन, एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं जो सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और अब जो अपडेट है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली की जो अपोजिशन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब यानी कि परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है। और नून लीग की जानिब से मियां मरकूब, खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई है। और पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा, वो भी नून लीग अरकान के हमरा थे। उधर जो गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत जारी की हैं। और इसके साथ साथ अब जो अहम इजलास है पंजाब असम्बली का नाज़रीन, ये कल होगा, बुध शाम 4 बजे तलब किया गया और मरासले के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। जबकि जो मरासले का मतन है वो भी, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब पार्टी सदर चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले जो हम एक गैप का तस्करा कर रहे थे
बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के बीच में परवेज़ इलाही के हवाले से फिर जो रीसेंट इंटरव्यू आया परवेज़ इलाही साहब का, जो खासकर 4 दिसंबर को भी नशर किया गया, टीवी इंटरव्यू दिया गया कि वो आइंदा असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। फिर आर्मी चीफ के हवाले से जो स्टेटमेंट उनकी सामने आए, जिस तरह से उन्होंने उनके हक में बात की, और एंटी इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट सामने आई, तो PTI के बीच में और इस वक्त परवेज़ इलाही के बीच में जो एक गैप या जो एक डिस्टेंस है, आई बिलीव कि वो अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ चुका है। लेकिन पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी या क्या होने वाली सिचुएशन, इस हवाले से बात करते हैं। जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करते हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार अली हैदर हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। अली, थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि मुल्क एक हमारा मौशी बहरान का शिकार है, सियासत जो है वो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन खान साहब ने ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनल हो गए हैं, ज़ाती दुश्मनी पर शायद उतर आए हैं, ना वो मुल्की मौशी बहरान के हल की बात कर रहे हैं, सियासतदानों से मिल बैठ कर बात करने को किसी तौर पर कतन राजी नहीं है। तो किस तरह से आप पूरा मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत का? आपने बिल्कुल ठीक कहा। खान साहब का ये वतीरा रहा है, वो हमेशा सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, और ये भी जो इत्तेहादी अपने साथ लेके फिर रहे हैं, ये पता नहीं इनकी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इनको ऐसे इत्तेहादियों को साथ लेके फिरना पड़ रहा है जिनको एक जमाने में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। आपको याद होगा जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और मईशत नहीं संभल रही थी, मईशत की हालत बहुत खराब थी, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने फार्मूला दिया था कि आप एक मिसाकी मईशत कर लें, क्योंकि मईशत को बेहतर करने के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, और वो तभी आएगा जब जो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो मिलकर बैठेंगे। और अभी भी इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही है कि सियासी इस्तेहकाम या सियासी अदम इस्तेहकाम उन्हीं की वजह से है। जब से उनकी हुकूमत गई है, उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, नॉर्मल हालात में एक आम आदमी उठे, उसको अपनी दिहाड़ी पे जाना हो, दफ्तर जाना हो, रास्ते में उसको कोई तरीके से कोई रैली ना मिले, रास्ते में उसको कोई ऐसी खबर ना मिले कि अब इमरान खान साहब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे अचानक तौर पे कोई सियासी भूचाल आ जाएगा। कोई भी नॉर्मल डे ऐसा नहीं गुजरा है। तो इमरान खान साहब एक सियासी बेयकीनी की फिजा इसलिए भी कायम पैदा करके रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो यही एक सूरत है, कौम को और आवाम को डरा के रखो, और यही एक वजह है। और पता ही उनको भी है कि अभी इलेक्शन होना भी नहीं है, दिस इज हिज इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन आज होते हैं, अपने वक्त पर होते हैं। इमरान खान ने अपने इलेक्शन कैंपेन को बड़ी मजबूती से लेके चला है, और उन्होंने एक कहते हैं स्केयर मॉन्गरिंग, ये स्केयर मॉन्गरिंग जो होती है, ये डरा के रखने वाली बात होती है कि मुल्क अब तबाही के दहाने पे गया, मुल्क अब श्रीलंका बन गया। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट है, उसने भी नालायकी का कमाल सबूत दिया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी कुछ भी ऐसा नया नहीं लेकर आए जो इमरान खान पहले ना कर रहे हो। अलबत्ता उसमें जो वर्सनिंग सिचुएशन है, उसकी जो खराबी है, वो इस वजह से आई है कि आपका मुल्क इस वक्त सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं है, बेयकीनी है, अनसर्टेनिटी है। जो बंदा पैसे लगाना चाहता है उसे पता नहीं है कि आज इमरान खान चौधरी इलाही इस वक्त सबकी अटेंशन में है। परवेज़ इलाही ने जो अचानक इंटरव्यू दिया, इससे पहले वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के साथ थे, लेकिन उनके इंटरव्यू के बाद ऐसा लगा कि मंजरनामा तब्दील हो चुका है और खान साहब समेत ऐसा लग रहा है कि सबको घुमा दिया है। हालात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, मैं एक बात कर दूं यहाँ पे, चौधरी परवेज इलाही कभी भी मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब तरीक़त-ए-एतमाद आ रही थी, उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही ने दोनों जमातों से मुलाकातें की थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने बरसों पुराना जो बनवास था उस तक को तोड़ दिया और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात तक कर ली। तो इमरान खान के साथ वो उस वक्त भी नहीं थे। उन्होंने पिक एंड चूज किया, उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी उनको सही लगी उन्होंने उसको ग्रैब कर लिया। सियासतदान का काम भी यही होता है। तो उस वक्त वो इमरान खान को यो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मेरे पास ऑप्शन है, और अभी भी वही मैसेज देना चाह रहे हैं। अब मेरे ख्याल है कि शायद उन्होंने चौंकाया नहीं है इमरान खान को। इमरान खान ने खैर मुख्तलिफ मौके पे परवेज इलाही को चौंका दिया है। परवेज इलाही अपनी रिजर्वेशन और अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार बहुत पहले कर चुके हुए थे। व्हेन इट केम डाउन टू जनरल बाजवा जी, वो बता चुके हुए थे जब मुशर्रफ जमशेद चीमा के अल्फाज पर उनको नोटिस शोकॉज नोटिस हुआ था, तभी इमरान खान को समझ जाना चाहिए था कि जनरल बाजवा या पाक फौज परवेज इलाही के लिए कम से कम रेड लाइन है। पाक लीग एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है, शुरू दिल से किंग्स पार्टी रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक है, तो वो उनसे बिगाड़ के रखना नहीं चाहते। और परवेज इलाही ने इस वजह से भी सरप्राइज नहीं दिया इमरान खान को
क्योंकि यही परवेज इलाही की गवर्नमेंट, जो कि असल में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में इमरान खान पे हमला होता है, इस सूबे की हदूद में इमरान खान पे हमला होता है, और इस सूबे की हदूद में किसी भी जगह पे इमरान खान अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकते। इमरान खान को तो पहले इस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। दूसरा, रावलपिंडी में जलसा करना चाहते हैं इमरान खान, वहां का डीसीओ जगह नहीं देता है इमरान खान को जलसा करने की। 26 नवंबर वाला जिनका जलसा था, किसकी हदूद में आता है? परवेज इलाही की हदूद में आता है। तब भी इमरान खान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। तो परवेज इलाही ने अपने मुख्तलिफ एक्शन से बताया है कि वो पीटीआई से ज्यादा पिंडी के करीब है, और अभी भी जब आप पिंडी की रेडलाइन को क्रॉस करेंगे तो परवेज इलाही ने यहाँ तक कह दिया, आपको याद होगा अपने इंटरव्यू में, कि इनको अपनी औकात याद रखनी चाहिए। पीटीआई को परवेज इलाही अपनी औकात दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनकी औकात है क्या। अब रही बात 23 दिसंबर की, तो मेरा ख्याल है कि तहलील शायद हो जाए, लेकिन परवेज इलाही उससे पहले एक बड़ी कड़ी शर्त रखेंगे। ये ऐसा मेरा ओपिनियन है, हो सकता है बाकी आप इससे डिफर करें, लेकिन वो एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग मुतालबा रखेंगे जो शायद ठीक। अच्छा, वो कड़ी शर्त क्या है अभी तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अच्छा अली, क्या समझते हैं आप कि खान साहब ज़ाहिर अपनी जो मकबूलियत है उसकी बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि अगर जल्द इंतखाबात हो जाते हैं तो वो जीत जाएंगे और इस मईशत को इस हाल में पहुंचाने के भी वो जिम्मेदार है? तो मुल्क की मईशत के लिए तो एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खान साहब अगर दोबारा आ भी जाते हैं, जस्ट इमेजिन, तो फिर क्या करेंगे कि वो हालात बेहतर हो? कोई माशी प्लान खान साहब उनकी टीम लेकर आएगी, तैयार है इस हवाले से? आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है ना जी, वो एग्जैक्टली वही कर रही है जो खान साहब कर रहे थे। आईएमएफ के पास जा रही है, चाइना के पास जा रही है, सऊदी अरब के पास जाके हाथ फैला रही है, और हमारे पास यही ऑप्शन है। इससे पहले इमरान खान ने यही किया था, क्योंकि उनसे पहले वाली जो नून लीग की गवर्नमेंट थी वो भी यही किया करती थी। तो ना इमरान खान के पास कोई मुख्तलिफ फार्मूला था, ना इनके पास कोई मुख्तलिफ फार्मूला है। मईशत की बदहाली है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। ना नून लीग ना पीडीएम की गवर्नमेंट कुछ मुख्तलिफ कर रही है मईशत को ठीक करने के लिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रही, नहीं ये काम इमरान खान ने किया था। नून लीग की गवर्नमेंट 5.8 पे जीडीपी छोड़ के जाती है, इमरान खान उसको पहले साल में माइनस ले जाते हैं, माइनस में। और याद रहे अभी कोविड नहीं आया था, कोविड में और हालात बुरे हो जाते हैं। कोविड से रिकवर करते हैं अल्लाह अल्लाह करके, बकौल पीटीआई के वो उसको 6% पे लेके जाते हैं, जो कि एक यूं कह लें अदद-ओ-शुमार का गोरख धंधा होता है। ग्रोथ आपने कहां से शुरू की ये मैटर करता है। मैं कोई मैशतदान नहीं हूं, लेकिन जितना सीखा है, आप इस ग्रोथ को अगर यहां से यहां लेकर जा रहे हैं और इसको आप कहते हैं ये 5% की ग्रोथ है तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अगर इसको आप यहां से यहां ले आए और फिर यहां से वापस यहां पे लेके आते हैं जो कि 6% की ग्रोथ है, और आप कहें देखें जनाब हमने 6% ग्रोथ करके दिखा दी, उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने बेस लाइन को आप नीचे ले गए थे। खैर ये मईशत की टेक्निकल बात थी, मैं इसमें ज्यादा नहीं उलझूंगा। लेकिन इमरान खान के पास भी इस वक्त, जैसे कि आपने सवाल में पूछा, बिल्कुल ठीक पूछा आपने, इमरान खान के पास भी कुछ नहीं है। सीखना चाहिए था उनको अपनी माजी की गलतियों से। किसको लेकर आएंगे? क्या इन्होंने कोई ऐसा वजीर खजाना तैयार किया है, कोई ढूंढ के रखा है? ड्यूरिंग दिस होल टाइम सिवाय तकरीरें करने के, सिवाय जलसे करने के, सिवाय सड़कों पे आके अवाम को क्या कह रहे हैं ख्वार करने के, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी तो डेवलप नहीं की। अगर इनको इतना ही यकीन है कि आज या कल या अपने वक्त पे अगर इलेक्शन होते हैं और ये आ जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? इलेक्शन तो होने हैं बिलाखिर। तो क्या असद उमर को लगाएंगे? वही असद उमर जिसको चंद महीनों के बाद आपने हटा के हफीज शेख से आपने रिप्लेस कर दिया था। अब उसके यहाँ पे शौकत तरीन को लेके आएंगे। मतलब मांगे तांगे कि आपके पास अगर वजीर खजाना है जिनसे आपने पहले काम चलाया था, उनसे ही काम चलाना है, तो आप कैसे मुख्तलिफ रिजल्ट की गारंटी दे सकते हैं? मुझे मेरी खुद समझ से बात रही है कि इमरान खान ने इस पूरे अरसे के दौरान, आप इनके किसी लीडर को बिठा लें, उनसे बताएं कि ठीक है यार ये मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम की चोर है, ये डाकू है, इन्होंने आपके हाथ पे डाका मारा और अब ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप सोल्यूशन बता दें इसका। आप ये बता दें कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए और क्या नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए, मशहूर ठीक हो जाए। इनके पास जवाब नहीं है। टीम वही है, लेकिन स्ट्रैटेजी या नई हिकमत अमली क्या है? जो कि जब पीटीआई कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क के हालात बेहतर करने का जो वाहिद हल है वो इंतखाबात ही है, लेकिन इंतखाबात में जीतने के बाद अगर ये मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर हिकमत अमली क्या है? दैट वाज वेरी वैलिड। अच्छा मुझे अली बताइएगा कि अब पुराने डिसीजंस का आपने तस्करा किया, पुरानी खान साहब की टीम का आपने तस्करा किया, तो अब वो सारे मामलात भी खुलकर समझ आ रहे हैं जो खान साहब ने किए, माजी में फैसले लिए और जिन पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने पंजाब, क्या आप समझा जाए कि इसलिए बुज़दार के हवाले किया था ताकि बगावत का खतरा ना रहे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब तो किसी के भी उस तरीके से काबू में नहीं आ रहे हैं, उनके अपने डिसीजंस हैं, अपने उनके गोल्स हैं जो हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं।
देखिए अगेन ये तो होना ही था। और परवेज इलाही इनकी पार्टी के मेंबर तो है नहीं कि वो इनकी हर बात मानेंगे। उनका एक अपना स्टांस है, उनका एक अपना पोर्टफोलियो है और वो पहले हमेशा अपने मफाद को देखेंगे, उसके बाद जो है वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान अकेले ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज वो किसी को साथ लेकर चलने के इतने आदी है नहीं। मैं हैरान हूँ इस बात से। अब देखिए ना कि असम्बलियां तहलील करने के जिस दिन ऐलान हुआ था, कि जब इमरान खान ने अपने 26 नवंबर के जलसे में कहा था मैं सरप्राइज दूंगा, ऐलान करने के बाद कहते हैं कि मैं दोनों वज़रा आला से मुशावरत करूंगा इस पे। ठीक। अब ये से अंदाजा लगाए कि इतनी बड़ी पॉलिसी, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी, इतना बड़ा कार्ड खेलने के बाद वो ये कह रहे हैं कि जिस सूबे के वज़ीर आला ने असेंबली तहलील करनी है उससे मैंने अभी जाके मुशावरत करनी है। तो इमरान खान साहब का एक तरीकाकार है, वो लोगों को इतने इस काबिल नहीं समझते, खासतौर पर इत्तेहादियों को इस काबिल नहीं समझते कि वो किसी को ऑन बोर्ड रहे, ऑन बोर्ड लें। तो मुझे तो यही केओस नजर आ रहा है। बिकॉज देखिए हुआ क्या है, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इस वक्त बड़े पॉपुलर लीडर है, उसमें कोई शक नहीं, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ। उस पॉपुलर लीडर को केओस पसंद है, उन्हें अफरा तफरी पसंद है। क्यों? अफरा तफरी ही उनकी जमात की पॉपुलैरिटी का ईंधन है। सही। तो अफरा तफरी का रुक जाना, अमन का, सुकून का आ जाना, वो उनकी जमात और उनके बयानिए की मौत है। अब देखिए ना, बयानिया बदल लिया, इस पे आप जरूर बात कीजिएगा। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया और कहा जनाब के अमेरिका ने साजिश की या नहीं की, मुझे इसका तो पता नहीं है, अलबत्ता जो कुछ किया जनरल बाजवा ने किया। अब इससे बड़ा यूटर्न क्या हो सकता है? आपने 8-9 महीने कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कहा कि साजिश हो रही है, फिर आपने वो लोग अपनी गाड़ियों के पीछे वो एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम कोई गुलाम है उसकी पट्टियां लगा के फिरते रहे। लोगों ने अपनी डीपीस चेंज कर ली जनाब के क्या हम कोई गुलाम है। वो अमेरिका की बात हो रही थी ना जी। अब आप कह रहे हो कि अमेरिका ने साजिश की ना कि मुझे नहीं पता। अब आप कह रहे हो जो कुछ किया जनरल बाजवा ने किया। तो यू टर्न पे यू टर्न, नैरेटिव की तब्दीली पे नैरेटिव की तब्दीली ये हो रही है। क्यों? इमरान खान को केओस उनको चाहिए। केओस अनफॉर्चुनेटली वो पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और आवाम को शोला बयानी, आवाम को साजिश जैसे अल्फाज फैंटेसाइज उनको करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। ठीक है अली, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चंस रेज किए हैं और ये सवालात मेरे ख्याल से हर आम आदमी के दिल में भी पैदा हो रहे हैं और जिनका जवाब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से चाहती है। अच्छा, क्या चौधरी शुजात परवेज इलाही को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर लाने में आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि एक तरफ सालिक परवेज इलाही साहब को वजीर आला नहीं देखना चाहते, क्या एनालिसिस देंगे इस पर आप अपना? देखिए ये तो एक फैमिली फ्यूड है उनका जो कि उस दिन से चल रहा है, बल्कि चल तो बहुत पहले से रहा है। मंजर यहाँ उस दिन पे आया जिस दिन पंजाब में अदल महकमात होनी थी। फैमिली फ्यूड की वजह जनाब ये है कि चौधरी परवेज इलाही को भी यही लगता, चौधरी शुजात हुसैन को यही लगता है कि इमरान खान इज ऑन अ कोलिजन कोर्स। इमरान खान की सियासत है तसादुम की सियासत। परवेज इलाही हो या ऑन द होल कॉफ लीग हो, उन्होंने कभी तसादुम की सियासत की नहीं है, उन्होंने सर तस्रीर में खम की सियासत की है। तो तसादुम की सियासत वो लोग कर नहीं सकते, खासतौर पर तसादुम भी अगर किसी अपोजिशन की जमात से नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से सीधा सीधा तसादुम है। और आपका जो तसादुम है, तारीख में ऐसा तसादुम कभी ना देखा गया ना सुना गया। तो चौधरी शुजात ये चीज नहीं चाहते और अब मुझे लग रहा है चौधरी परवेज इलाही के बयानात से कि उनको भी समझ आ गई है कि इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कॉफ लीग के लिए कोई इतना बेहतर साबित नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक बात है, कॉफ लीग के पास इमरान खान जैसी पॉपुलर सपोर्ट तो है नहीं। अपने हल्के में अरबों रुपए के फंड जारी करके वो वहां से कुछ वोट सिक्योर करेंगे, अपनी चंद सीटें सिक्योर करेंगे, जिनकी बुना पे वो अगली उस जमात या उस गवर्नमेंट को बार्गेनिंग पोजीशन पे ले आएंगे हुकूमत बनाने के लिए। ये इनकी आप यूं कह लें कि ये तो पूरे पंजाब में भी कॉफ लीग की एग्जिस्टेंस नहीं है ना, चाहे कि पूरे मुल्क में हो। तो इनका एमक्यूएम से भी छोटा स्ट्रेचर बन चुका होगा। तो अब इनकी जमात की एग्जिस्टेंस इसी में है कि कुछ ऐसी अपने आप को बार्गेनिंग पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसमें तहरीके साहब जैसी पॉपुलर जमात का बयानिया इनको सूट नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परवेज इलाही हिचकिचा रहे हैं और शायद वो चौधरी शुजात हुसैन की बात माने। पीडीएम में शायद ना। बहुत शुक्रिया अली हैदर, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और परवेज इलाही साहब की जो इस वक्त सियासत है, जो तर्ज सियासत है, जो उनकी डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, वो मरकज़े निगाह बने हुए हैं। और कल भी यहाँ इजलास होगा, क्या एतमाद का वोट वो हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
राष्ट्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एक गैप दिखाई दे रहा है, ये भी तलात सामने आ रही कि कोई बड़ी शर्त परवेज इलाही सामने रख सकते हैं, वो क्या होगी, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरअंदाज होंगे ये पूरे मामला, ये अब देखना बाकी है। लेकिन जो भी हो, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए अच्छा हो, जो नए साल का आगाज़ है वो बेहतर हो और इस मुल्क के लिए बेहतरीन हो। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे जो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की लपेट में मुल्क इस वक्त हालिया दिनों में दिखाई दे रहा है। मगरबी सरहद पर जो अफगान फोर्सेस के हमले हैं वो जारी हैं और इसके साथ ही साथ दहशतगर्द अंदरूनी तौर पर भी नाज़रीन मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। बनू में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD की इमारत पर दहशतगर्दों का जो कब्जा हुआ उसको 15 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, जबकि मुसल्लह मुल्जिमान हथियार डालने और यरगमाल अफराद को रिहा करने के लिए तैयार नहीं हैं। दहशतगर्दों ने अपनी बाहिफाजत अफगानिस्तान मुंतकली का मुतालबा किया था, जबकि रात गए तक जारी रहने वाली झड़प में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। सिक्योरिटी इदारों ने बनू कैंट को भी घेरे में ले रखा है और दहशतगर्दों पर हेलीकॉप्टर से भी निगाह रखी जा रही है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन में तारुफ करवाती हूँ हमारे मेहमान का, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ संधू साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जो हालिया एक सूरत हाल, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हाल ही दिनों में अफगानिस्तान के जो बॉर्डर पर हालात ख़राब हो रहे हैं और अफगान फोर्सेस की फायरिंग, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर बनू में सिटी पर हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, जाहिर है सूरत हाल तो बहुत जी खतरनाक है। इसकी वजह यह है कि एक वॉर ऑन टेरर हमने कोई 10 साल लड़ी और इन जो एलिमेंट्स हैं इनको खत्म किया था, लेकिन अब इनकी रिसर्जेंस हो रही है और रिसर्जेंस जो है जी वो जाहिर है वो हमसाया जो वेस्टर्न हमारा मुल्क है वो इनका बेस बन गया है और वो यहाँ पे अब ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने की बात यह है जी कि ये अब जब हम तालिबान से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बात करते हैं और उनको कहते हैं कि जी ये कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे एलिमेंट्स नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये ISIS है या ISK है, IS खुरासान है। लेकिन ये तो एक ब्रांड बन गया। एक्चुअली वही लोग जो हैं वो कभी ISIS का हिस्सा बन जाते हैं, कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो एक्चुअली तो उनका मकसद तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और वो जो भी उनके मास्टर्स हैं जो ये करवा रहे हैं। तो अब ये जो रिसर्जेंस है, आई थिंक इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली इज्जत नहीं होगी खुदा न खास्ता इसके साथ अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करने का या दोबारा से एक काइनेटिक वॉर के अंदर या वॉर ऑन टेरर के अंदर जो है इन्वॉल्व करने का इरादा है, तो फिर ये जाहिर है यही डिस्टर्बेंस बलूचिस्तान में भी होगी, यही डिस्टर्बेंस के पीछे जो बाकी इलाके हैं, स्पेशली जो हमारे एक्स ट्राइबल बेल्ट है उसके अंदर होगी, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे होगी, फिर ये शहर में भी आ सकती है। तो आई थिंक इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। ठीक, अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पहले पाकिस्तान में माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे। जनरल राहील शरीफ के दौर में एक मेजर ऑपरेशन हुआ, रियासत मुखालिफ अफराद की कमर तोड़ दी गई। फिर हमने देखा कि चंद सालों के बाद दोबारा वो तमाम अनासर थे मुतहरिक होना शुरू हो गए। अगर KPK की बात की जाए तो वहां पर 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा हालात हैं ये किसी बड़े ऑपरेशन की जानिब जाते हुए दिखाई दे रही है या कोई टारगेटेड ऑपरेशन भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये जो जाहिर है जब एक ये देखिए एक लिमिट से ज्यादा ये सारी चीजें हो जाएंगी और ये शहरों की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, और स्पेशली वो शहर जो कि इस रीजन के साथ हैं, तो फिर डेफिनेटली कोई ऑपरेशन तो प्लान करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। असल में देखिए देखने की बात ये है कि हमारा जो एनिमी है, जो ईस्टर्न फ्रंट पे हमारा एनिमी है, वो बहुत अरसे से ये चाहता था कि हमें वेस्ट फ्रंट के साथ फिक्स कर दिया जाए और हमारा इनर फ्रंट यानी कि जो हमारी सिटीज हैं वो भी डिस्टेबलाइज हो जाए। तो आई थिंक ये एक उस तरह से वो एक कोशिश जो है उसकी की जा रही है, क्योंकि ये सारे का सारा इन्फ्लुएंस इंडियन इन्फ्लुएंस है, अब उसके प्रूफ भी आ गए हैं। और अफगानिस्तान में आप देखिए तो जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली जो वहाँ पे पढ़े लिखी नई जनरेशन है, इसको तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक आखिरी लास्ट डिकेड में इंडियन इन्फ्लुएंस ने बहुत सारा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट वहाँ पे क्रिएट कर दिया है।
तो वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट प्लस ये जो रोग एलिमेंट्स हैं और ये जो वॉरलॉर्ड्स के एलिमेंट्स हैं, ये सब मिलके अब आई थिंक एक चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए। अच्छा कर्नल साहब, ये जो सीटीडी पर जो कब्जा करने वाले अफराद हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, ये इस पर जो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये गैर मामूली वाकया है और ये जो लोग हैं ये अफगानिस्तान तक का महफूज रास्ता मांग रहे हैं, तो अफगान हुकूमत को इस बारे में अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, सामने रखना चाहिए। जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अफगान हुकूमत जो है वो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो बेबस है, उसके कंट्रोल में नहीं है, या उसकी कनाइंस है। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर हमारी जो हिकमत अमली है वो ये होनी चाहिए कि जो जैसे आपने पिछले दिनों देखा अफगानिस्तान की साइड से आर्टिलरी फायर भी आया, मोटर फायर भी आया, तो वो तो लोकल कमांडर को उधर ही ट्रीट उसको करना चाहिए और उसका रिस्पांस देना चाहिए, और पाकिस्तान ने दिया भी। लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं, ये तो डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो काबुल में अफगान गवर्नमेंट है, उसके साथ इसको रेज करना चाहिए। और अगर वो उनके बस की बात नहीं है और उनसे कुछ वो कहते हैं कि जी हमारे ये कंट्रोल में नहीं है, वॉरलॉर्ड्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर देखिए तो इस वक्त तीन इकोनॉमीज चल रही हैं, और कंट्री जाहिर है कोई भी स्टेट इकोनॉमी पे चलती है। एक वॉरलॉर्ड्स की इकोनॉमी है जो कि वॉर इकोनॉमी है, दूसरी ड्रग्स की इकोनॉमी है, और तीसरी सेंट्रल इकोनॉमी है जो कि बाहर की एड और अफगानिस्तान जो जहाँ जिससे कैपिटल चल रहा है। तो ये तीनों इकोनॉमीज जो है ये इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई इनका। कर्नल साहब, टाइम चूंकि कम है तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, इससे पहले भी हमने देखा है कि अफगान तालिबान से जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़यादत में एक गिरोह अफगान तालिबान से मिल चुका है, दूसरा अब ये दोबारा कोशिश की जा रही है। तो आप इन तमाम कोशिशों को, इन काविशों को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल कोशिश तो मैंने कहा ना जी, हमें पहले तो डिप्लोमेटिक ही आंसर है इसका कि ये डिप्लोमेटिक कोशिश है, या ये जो क्योंकि वो एक इस वक्त थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी रिलीजियस हुकूमत है, तो ये जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उलमा हैं, डेफिनेटली वो भी एक डिप्लोमेटिक वेंचर करेंगे। तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्टेप्स तो सारे लेने चाहिए, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों डिस्टर्ब हों। अच्छा कर्नल साहब, अमेरिका भी अफगानिस्तान में 20 साल रहा, जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो खित्ता है जितना डिस्टर्ब रहेगा उतना ही फायदा होगा। सी पैक नहीं चलेगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, अफगान क़यादत ने पाकिस्तान से मामला ठीक ना किए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुफाद में ये बात बेहतर नहीं होगी। तो किस तरह से आप इस पूरी फिर सूरत हाल को आगे जाकर देखते हैं? देखें, जो अमेरिकन 20 साल वहाँ रहे, उन्होंने तो अपने रिवेंज के लिए आए थे, रिवेंज लिया, उन्होंने सोसाइटी पे जोर नहीं दिया, और जो अफगान सोसाइटी है वो मजीद सोशो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का शिकार होगी। ऊपर से इकोनॉमी पे उन्होंने उसके ध्यान नहीं दिया। वो इकोनॉमी मैंने जैसे पहले बात कर रहा था, अभी भी वॉरलॉर्ड्स की वॉर इकोनॉमी और ड्रग इकोनॉमी है, और तीसरी चीज है आइडियोलॉजी। तो ये एक बहुत खतरनाक मिक्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये मिक्स उनको भी पता था, शायद इसलिए वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने उसको इस चीज को ट्रीट नहीं किया। सिर्फ वो आप कह लीजिए कि SOS ऑपरेशंस, मैं तो उनको SOS ऑपरेशंस कहूंगा, वो करते रहे, और जो ये मैय्यज लेने चाहिए थे वो नहीं दिए। तो अब हमें डिप्लोमेटिकली भी जी और फिजिकली भी और हर तरीके से ये, क्योंकि हम आप अगर देखिए तो जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, और वहाँ पे दोनों साइड पे बहुत सारी जगहों पे एक ही तरह की पॉपुलेशन रहती है, एक ही क्लैन है, एक ही एथनिक ग्रुप है। तो अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा जो है वो इतने एंटागोनाइज हो जाएं कि हम अफगानिस्तान के साथ हमारे आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हो रहे हों और ये हालात हो जाए, तो आई थिंक हमें इसको डेफिनेटली हर मैयर और हर मीन्स अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व करें, और इसको क्योंकि हमारे लिए अमेरिका को तो अफेक्ट नहीं करता था, हमें तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान इससे डायरेक्ट मुतासिर हो सकता है अगर ये सारे जो मामलात हैं अगर इनको सॉल्व ना किया गया, सॉर्ट आउट ना किया गया, और जो गैर यकीनी की सूरत हाल हम देख रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस पर अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उनका जो मौक़िफ़ है वो स्टांस सामने लाजमी तौर पर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और फुटबॉल का नाजरीन क्रेज़ है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कतर में जो फुटबॉल का आलमी मुकाबला तो ऑब्वियसली इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस टूर्नामेंट के दौरान सब जिलाली परचम
की नुमाइंदगी ना होने पर एक जानिब दिल अफसुर्दा था कि पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं। मगर इसी दौरान लाहौर से खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की वुमेंस फुटबॉलर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने को तैयार हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी फुटबॉलर्स के 34 रुकनी स्क्वाड ने कैंप में शिरकत की, जिनमें से 25 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा और ये मुंतखब स्क्वाड सऊदी अरब में ख़वातीन के फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। और ख़वातीन के इसी स्क्वाड का हिस्सा फुटबॉलर्स आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ करवाती हूँ, मेरे साथ जनाब मलिका नूर। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, बहुत ही खूबसूरत नाम है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी ऑब्वियसली करेंगी इस बड़े टूर्नामेंट में। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं टीम के कोच एहसानुल्लाह। वेलकम टू द शो, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, 8 साल के बाद पाकिस्तानी जो फुटबॉल टीम है ख़वातीन की, वो अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी, नुमाइंदगी करेगी और ये दौरा सऊदी अरब आई एम श्योर बड़ा हैपनिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले नेपाल में तब आप भी उस स्क्वाड का हिस्सा रही थी, तो ये 8 साल का इतना तवील अरसा, इतना ये गैप, ये क्यों रहा? सो 2014 तक जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इवेंट्स करा रहा था, इंटरनेशनल इवेंट्स पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, फुटबॉल बहुत अच्छे एक पेस के साथ जा रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पे बैन लगा दिया। फिर वो मसला ड्रैग होता गया, फिर 2018 में थोड़ी देर के लिए खुल गया, फिर दोबारा वही मसला, फिर दोबारा बंद हो गया। अब रिसेंटली 2022 के इसी साल के शुरू में बैन खुला है और फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के थ्रू खुला है, जो फीफा ने अपॉइंट किया है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का सारा काम चलाने के लिए। फ़िलहाल उन्होंने जैसे ही खुला है तो पहला इवेंट हमारा करा दिया। लाइक आफ्टर 8 इयर्स पाकिस्तान सीनियर वुमेन टीम गई थी सैफ कप के लिए नेपाल, तो वो फर्स्ट था। ये अभी सऊदी अरेबिया वाला सेकंड है, तो इसमें हम लोग लाइक अभी हमें पता है कि फ़ुटबॉल वापस आ गया है, थोड़ा चिल बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट इवेंट था, वो जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं काफ़ी नए थे, लाइक मेजॉरिटी नए प्लेयर्स थे, क्योंकि 8 साल में आपको पता है कि क्या से क्या हो जाता है। तो थोड़े से पुराने प्लेयर्स थे हमारे लिए, तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ से फुटबॉल बड़ा वेट करना पड़ा, बहुत वेट करना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं ऑन स्क्रीन मैं इनको मलिका नूर को, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम अगेन, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगी। हमने हमेशा एक बात सुनी है ना, ब्यूटी विद ब्रेन। तो अच्छा खेलने के लिए ब्रेन ऑब्वियसली चाहिए होता है, तो ब्यूटी भी है और ब्रेन भी है, अच्छा खेल भी खेलती हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम भी रोशन करने आएंगी इस अहम इवेंट के बाद, इस अहम दौरे के बाद। कितनी तैयारी एहसान कर ली गई है, कितना एक्साइटिंग होने वाला है ये? जी, नेपाल के साथ चैम्पियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद अभी ये सेकंड कैंप हमारा सऊदी अरब के लिए लगाया गया है। तो अभी हम 2 वीक्स कंप्लीट कर लिए हमने, जिसमें हमारा फिज़िकल फिटनेस और कंडीशनिंग का पीरियड तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है और हम अब अभी टेक्टिकल पीरियड में आ चुके हैं। तो अभी ओवरऑल हमारी प्लानिंग चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे स्टार्ट में 8 साल बाद स्टार्ट किया था, बहुत चैलेंजिंग था प्लेयर्स के लिए भी, कोचिज़ के लिए भी, बट ओवरऑल एनसी की सपोर्ट और प्लेयर्स का बेहतरीन पोटेंशियल, उनका 100% 8 साल बाद इतने मुश्किल हालात में ट्रेन करना और किसी ने गिव अप नहीं किया, अपना 100% दिया, प्रॉपर मेहनत की और उसका रिजल्ट भी सामने आया। और उम्मीद है अब भी चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही हैं। प्लेयर्स को क्रेडिट ज़्यादा इसलिए मैं दूंगा कि थ्रू आउट इन ईयर्स में आपका फुटबॉल बंद है, बट इन प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने थ्रू आउट दिस ईयर अपने आप को मेंटेन रखा, फुटबॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं से जारी रखी, अपनी मदद आप कुछ करके इन्होंने पाकिस्तान के लिए ख़ुद को मेंटेन रखा और जब इनकी ज़रूरत पड़ी इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और अब भी हम एक अच्छे शेप में अपने टेक्टिकल पीरियड में आ चुके हैं और उम्मीद है कि सऊदी अरब में भी बेहतरीन कारकर्दगी देंगे। अच्छा मलिका नूर, ये 8 साल का अरसा है, वो एक तवील टाइम होता है, तो कहीं पर आपने होप लूज़ कर दी हो कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल का करियर है या जो स्पोर्ट्स है, जिस तरह से तमाम लोगों की नज़रें क्रिकेट पर होती हैं, लेकिन ये वो वाला टाइम है कि आई थिंक कि जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, उनका जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो अदर गेम्स की जानिब भी बढ़ रहा है, जिनमें से फुटबॉल भी सरे फहरिस्त उसमें है। लेकिन अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ, बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप डेफिनेटली इंस्पिरेशन होंगी, बहुत सारी ख़वातीन आपको देख रही होंगी। तो पाकिस्तान में जो फुटबॉल वुमेन फुटबॉल टीम है, क्या होप है, क्या इसका फ्यूचर है, कितना ब्राइट है? क्योंकि ऑब्वियसली अब तो 8 साल के बाद का जो ये बैन है ये भी हट चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन ख़वातीन को?
सो जो यंग एज से खेलना शुरू करते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो, खेलते हो, तो आप जाके जो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में, आप स्पोर्ट्स बेस पर एडमिशन ले लेते हो, तो आपके लिए एक ज़रिया बनता है आगे पढ़ाई के लिए। एंड सेकेंडली जब आप ट्रेनिंग करते हो, जब आप खेलते हो, चैम्पियनशिप्स वगैरह खेलते हो, तो आप बाहर जाके भी खेल सकते हो। लाइक आपने अपनी ट्रेनिंग खुद करनी होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना होता है। एंड अगर खेलते रहें और नॉर्मलाइजेशन कमेटी, PFF ये इवेंट्स वगैरह कंटिन्यू करती रहेगी ना, तो लाइक फुटबॉल के बहुत इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो लाइक हम कहीं ना कहीं हम लोग भी तो ऑब्वियसली फिर स्टैंड करेंगे ना, एक छोटी सी कोशिश से ही आगाज होता है हर चीज का। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई होंगी, फैमिली की तरफ से भी आई एम श्योर सपोर्ट रहा होगा या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि खवातीन अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले फैमिली की तरफ से वो एक रेजिस्टेंस सामने आती है कि नहीं अब क्रिकेट खेलनी है, अब फुटबॉल खेलोगी, या क्या इसमें फ्यूचर है, या क्या करना है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम आपका कौन था, कैसे था और कैसे आना हुआ? डेफिनेटली जो खवातीन आपको देख रही हैं वो भी जानना चाहेंगे। सो लकीली मेरे घर में किसी को क्रिकेट पसंद नहीं है। सो किसी ने बोला नहीं कि आप क्रिकेट में जाओ। जब खेलना शुरू किया, लाइक हम 3 बहनें हैं, तो तीनों फुटबॉलर्स हैं। एक कोचिंग कर रही है, हम 2 हैं जो अभी नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बाहर काफ़ी लोग, क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़, हमारी एरिया से लाइक हम पहले बंदियां थी जिन्होंने फुटबॉल खेला, जो भी शॉर्ट्स में खेला, तो थोड़ा सा चेंज था, लाइक नॉर्मल चीज़ नहीं थी, स्टीरियोटाइप था, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया था, बट फैमिली ने वो हम तक आने नहीं दिया। तो फैमिली शुरू से हमारे सपोर्ट में रही है। देन विद टाइम देन आई गॉट मैरिड टू अ गाय जो ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट्स के बारे में उनको आइडिया है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई मसला पेश नहीं आया। ब्रेन एंड नाउ आयरन लेडी। देखिए बहुत सारी आई एम श्योर रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं। अच्छा, फिटनेस की ज़रा बात कर लेते हैं। प्लेयर्स का जब भी हम तस्करा करते हैं, उनकी फिटनेस की बात करते हैं, तो वो बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, बहुत हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपकी रूटीन क्या है? आप अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखती हैं? पहले मेरे लिए इजी था, मेरा ये था कि लाइक फुल वीक फुटबॉल खेलना एंड जिम करना वगैरह, बट नाउ आई हैव 2 किड्स, तो मुझे उनके साथ मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब वही जिम करवा देते हैं काफ़ी, आई एम श्योर। एक तरह से फिटनेस वो करा देते हैं, लेकिन आई ट्राई के हफ्ते में 3 दिन फुटबॉल खेलूँ, 3 दिन जिम करूँ, उनको साथ थोड़ा सा इंगेज रख के, तो या मेरा वैसे हो जाता है। अच्छा, कितनी खवातीन में पोटेंशियल, सारी आप टीम में खवातीन को भी देख रहे होंगे, कितनी पोटेंशियल आपको दिखाई देती है? पोटेंशियल तो सब में है, इसलिए पाकिस्तान नेशनल टीम के गेम में अब तक मौजूद हैं जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं। और बाकी जहाँ आपने फिटनेस और डाइट प्लान की बात की, तो PFF में पूरी मेडिकल टीम है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनके अंडर काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो प्रॉपर प्लान, डाइट प्लान दिया होता है, यानी ट्रेनिंग से पहले जितने कार्ब्स लोड करने, आफ्टर रिकवरी के लिए कितने प्रोटीन्स, इसी तरह मिनरल्स, वाटर इनटेक, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। और जितने भी प्लेयर्स आए इनके प्रॉपर, इनकी बॉडी की प्रॉपर स्क्रीनिंग, इनकी आई स्क्रीनिंग, ओवरऑल बॉडी की फिटनेस स्क्रीनिंग हुई है, उसके रिलेटेड वो डॉक्टर्स हमें रिपोर्ट करते हैं, हम उससे रिलेटेड फिज़िकल फिटनेस का प्लान तैयार करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली काम होते हैं ताकि प्लेयर्स की हेल्प हो, ना कि वो इंजर्ड हो जाए। अच्छा मलिका नूर, अभी वर्ल्ड कप के ऊपर सब लोगों की नज़रें थी, और क्या फाइनल था, क्या ओवरऑल पूरी सारे मैचेस थे, क्या प्रेप्स थी, क्या तैयारियां थी, क्या कतर ने होस्ट किया, हर चीज़ अप टू द मार्क रही। और फाइनल का जो मैच था वो तो बहुत ही सनसनी खेज रहा। तो अर्जेंटीना को शिकस्त दी, आलमी चैम्पियन अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने शिकस्त दी। तो अब आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या होप है, क्या तैयारी है? हमारी खिलाड़ी जितने भी हैं, वो आपको लगता है कि वो अपसेट कर पाएंगे? मेरे ख्याल से जो सऊदी अरेबिया की टीम है वो काफ़ी अर्से से ट्रेनिंग कर रही है, एंड इन ट्रेनिंग है वो काफ़ी अर्से से, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जितना टाइम हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और जो मेसी को उन्होंने हराया था, होपफुली हम थोड़ा सा जो है ना बदला लेने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे ख्याल से नहीं, पॉजिटिव हूँ, हम लोग करेंगे, पॉजिटिव आउटकम रहेगा हमारे इस टूर्नामेंट का। दैट्स ग्रेट। आप बताएं, ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल परफॉर्मेंस के हवाले से ट्रेनिंग कितनी की गई, कितनी प्रैक्टिस की गई, और सऊदी अरब को टक्कर देने के लिए कितने तैयार हैं?
जी बिल्कुल, सऊदी अरब को टक्कर देने के लिए तो 100% तैयार हैं, क्योंकि हमारी अभी आज भी हम मॉर्निंग सेशन करके आए हैं। तो सुबह में खबर हमने ब्रेक करनी है अपने मॉर्निंग शो में कि पाकिस्तानी फुटबॉल खिलाड़ी हमारे जो सऊदी अरब में मौजूद है उन्होंने जनाब अपसेट कर दिया, उन्होंने शिकस्त दे दी सऊदी टीम को। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो अभी भी हम मॉर्निंग सेशन करके आ रहे हैं। तो बेसिकली सुबह में हमारा फिटनेस ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जो कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, तो एक्सप्लोजिव है, कभी एजिलिटी, स्पीड, ये वाले जो कंपोनेंट हैं कंडीशन के सारे वो मॉर्निंग में हम करते हैं। और इवनिंग सेशन में हम सारा टेक्निकल टैक्टिकल फुटबॉल से रिलेटेड जितना काम है उसको करते हैं। तो 2 टाइम ट्रेनिंग, एक दिन 1 टाइम, एक दिन 2 टाइम, तो प्रॉपर इनकी जो है ना ट्रेनिंग बेहतरीन चल रही है। अच्छा, हुकूमती सतह पर किस तरीके से तरजीहात में शामिल है, उस तरीके से देखा जा रहा है, मामलात को सॉर्ट आउट किया जा रहा है? जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन पास्ट इन माजी, जो बैन भी लगा रहा, तो गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह से सपोर्ट है जिस तरह हम दीगर अपने खेलों को देखते हैं? जी बेसिकली फ़ुटबॉल जो पूरी दुनिया में है उसको फ़ीफ़ा, जो पूरी वर्ल्ड की बॉडी है फ़ीफ़ा, वो देखती है। तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन उनसे ही मुंसलिक है। और जब से एनसी के चेयरमैन हारून मलिक साहब आए, वो इस चीज़ को बड़े बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं इन मामलात को, और उनकी ही अनथक मेहनत जो है वो उसी ने ही फ़ुटबॉल को वापस बहाली की तरफ लाया है। क्योंकि 8 साल बैन के बाद हारून मलिक साहब आए और इन सारी चीज़ों को इन लाइन किया उन्होंने, और अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि उन्होंने हालात को काफ़ी बेहतर बना लिए हैं। और उम्मीद है कि आइंदा दोबारा इस तरह की कोई जो भी थर्ड पार्टी हैं, बॉडीज़ हैं, वो दोबारा उस तरह से मतलब एक्शंस ना लें जो फ़ीफ़ा के ख़िलाफ़ हो। बेसिकली उससे यही होता है कि आप अपने मुल्क को नुकसान दे रहे होते हैं, क्योंकि ये कोई जंग मेरी आपकी पर्सनल कोई जंग नहीं है, फ़ुटबॉल है। और एक सिंपल सा कानून है कि पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल फ़ीफ़ा के मुताबिक चलता है। तो अगर आप फ़ीफ़ा के कानून तोड़ेंगे तो नुकसान आप अपने मुल्क को देंगे। तो अब तक फ़ीफ़ा के मुताबिक सब चीज़ें चल रही हैं, तो उम्मीद है कि इसी तरह चलती रहें। तो आगे जितनी देर तक चीज़ें सही चलती रहेंगी तो फ़ुटबॉल आगे बढ़ेगा। पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत है, क्योंकि 8 साल बाद भी बैन हटने के बाद वुमेन टीम अगर इतनी परफॉर्मेंस दे सकती है 1-2 महीने में, तो अगर सालों साल ये सिस्टम सही चलता रहे और स्ट्रक्चर बेहतरीन चले, इसी तरह इवेंट्स हो, सारे कोचेस, प्लेयर्स, रेफरीज सब अपनी अपनी जॉब में कंटिन्यूटी आए सबकी जॉब में, तो फिर सोचे पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है। इंशाल्लाह। मलिका, अभी अगर मैं मौजूदा चैलेंजेस की बात करूं कि आपकी टीम को या फुटबॉल को या वुमेन फुटबॉल टीम को जिनका सामना करना पड़ रहा है, तो वो दरपेश चैलेंजेस कौन से हैं? ऐसा राइट नाउ क्योंकि इतना अरसा हम लोगों ने ना अपनी अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग की है, तो फिटनेस वाइज एंड इंडिविजुअल गेम वाइज सब अपने लिए बहुत अच्छे हैं। अभी जो हमारा फोकस है और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टीम वर्क हमारे लिए जो है ना फ़िलहाल मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो अभी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है आपको लग रहा है। तो बाकी सतह पर आपको क्या लगता है कि क्या इक़दामात होने चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए इस गेम को? थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ ध्यान दे के छोटे छोटे लोकल इवेंट्स कराएं, इंटर सिटीज़ कराएं, इंटर प्रोविंस कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन फुटबॉल के कुछ इवेंट्स रखें। सबसे इम्पोर्टेंट लाइक प्लेयर का प्रैक्टिस, लाइक इंडिविजुअल ट्रेनिंग करो, आप क्लब में जाकर ट्रेनिंग करो। जितना मैचेस से आपको एक्सपोजर मिलता है उतना आपको सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस मैचेस से आता है। तो जितना हमारे इवेंट्स कराएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, इस साल गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स मुख्तस किए गए हैं फुटबॉल के लिए, फुटबॉल वुमेन टीम के लिए? जिस तरह से हम देखते हैं कि ख़वातीन जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं उनकी फ़िटनेस के हवाले से खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो, उस हवाले से ट्रेनिंग या इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो ये सारे मामलात हो रहे हैं? ये सारे मामला जैसे मैंने कहा ये फ़ीफ़ा से रिलेटेड होते हैं। ये इसकी फंडिंग वगैरह सब फ़ीफ़ा की तरफ से आती है। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको ये फंडिंग फ़ीफ़ा की तरफ से होती है फ़ुटबॉल को डेवलप करने के लिए, तो उसी पे फिर सारा ये काम होता है। अच्छा, इन 2016 पाकिस्तान कहाँ पर रैंक कर रहा था और अभी क्या पोजीशन है? 2014 में हम इंडिया खेलने गए थे। जब मैं नेशनल टीम में एज अ गोलकीपर ख़ुद खेल रहा था, हम इंडिया गए थे और इंडिया को हम वहाँ 2014 में सीरीज़ हरा कर आए थे। तो उस टाइम इंडिया की 160 के अराउंड थी और हम 165-70 के अराउंड थे। उसके बाद जो है ना
जब पहला बैन हमें फेस करना पड़ा। तो जब आप इवेंट्स वगैरह नहीं खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ऑल द वे पूरी नीचे आ जाती है। तो लाइक हम उस टाइम नो रैंकिंग, कोई रैंकिंग हमारी नहीं थी। तो 205 तक अगर टीमें खेल रही तो हम सबसे एंड में थे। ठीक है, आप हमारे साथ ही स्टूडियोज में मौजूद हैं। ज़रा मज़ीद भी बात हम करेंगे अबाउट फुटबॉल, बेस्ट विशेस भी कहेंगे। दौरा सऊदी अरब के हवाले से ख़वातीन फुटबॉलर जारी मुकम्मल हो चुकी है। थैंक यू सो मच मलिका नूर आपका, एहसान आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया इन स्टूडियोज़। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे ख़वातीन के स्किन के हवाले से, स्किन के मसाइल के हवाले से। चूँकि सर्दी, विंटर्स ऑन पीक, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारे स्किन है उसमें मेजर चेंजेस आते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। स्किन ड्राई हो जाती है, एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, खुश्की बढ़ जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सारे मसाइल हैं, इसका क्या हल है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी डॉक्टर कंवल जावाद साहिबा, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर कंवल, कैसी हैं आप? अच्छा, विंटर्स आते ही हैं तो कौन कौन सी मसाइल या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आते हैं? देखिए, जब विंटर्स आते हैं ना तो एक अच्छा खुशगवार मौसम आता है, बड़ी खुशी होती है। लाइक मुझे विंटर्स पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो उनको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना इसलिए करना पड़ता है बिकॉज जैसे विंटर आता है तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर चला जाता है, हमारी बॉडी से भी ख़त्म हो जाता है। पानी का इस्तेमाल डेफिनेटली, हम पीने वाला पानी बहुत कम हम करते हैं कि उसे पिएँ, कोशिश करते हैं बट पूरा नहीं कर पाते। हाइड्रेशन स्टॉप होती है जिसकी वजह से स्किन, हेयर्स, इन दोनों में ड्राइनेस का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ड्राइनेस होती है तो आपकी स्कैल्प ख़ास तौर पर डैंड्रफ का शिकार हो जाती है, आपकी स्किन में इरिटेशन होती है। लाइक जिनकी सेंसिटिव स्किन है उन्हें बहुत सारी एक्जिमा, सोराइसिस, इरिटेशन, इचिंग, ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा भी जिनकी स्किन में कोई ऐसा इशू नहीं होता, आप देखते होंगे कि नॉर्मली हम मॉइस्चराइज़र इतना यूज़ नहीं करते, अगर समर है तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, बट अगर विंटर आते हैं तो स्पेशली हमें फोकस करना पड़ता है कि हमने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज ड्राई स्किन रहती है, आप फेस वॉश करते हो, खिंची खिंची सी स्किन होती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनिशियली हमें मौसम के तब्दील होते ही फेस करनी डॉक्टर साहब, ये फिर कॉन्सेप्ट गलत हुआ जो हम अक्सर सुनते हैं कि इन समर्स बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, या हम डिहाइड्रेशन का ऑब्वियसली शिकार तो होते हैं, लेकिन विंटर्स में भी उतने ही चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन के, क्योंकि वाटर इनटेक ऑब्वियसली कम होता है। गर्मियों में तो प्यास का एहसास, शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि हम पानी पी ही रहे होते हैं, exactly. लेकिन विंटर्स में चूंकि प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं होता, ठंड लगती है, तो पानी या वाटर इनटेक बहुत हद तक कम हो जाता है। एग्जैक्टली, एक्चुअली सही कह रहे हैं आप, डिहाइड्रेशन दोनों में होती है। तब हम पानी ले रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी डिहाइड्रेशन होती है। और सर्दियों में तो वैसे ही हमारा इंटेक इतना कम हो जाता है कि वो डेफिनेटली होनी होती है डिहाइड्रेशन। बट होता क्या है, जो हमारी समर की डिहाइड्रेशन होती है वो सिवियरिटी की तरफ चली जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग लाहौर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं यहाँ पर, तो पानी का इंटेक आप साथ साथ ले रहे होते हैं, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी से पसीने का अखराज होता है कि आप मेंटेन नहीं कर पाते अनटिल अनलेस कि आपका इंटेक अच्छा हो। बट सर्दियों में दो चीज़ें होती हैं कि आपको स्वेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, बट डेफिनेशन अगर स्वेटिंग ज़्यादा नहीं हो रही है तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पानी का अखराज हो, बट अगर पानी पिए तो नहीं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, डेफिनेटली स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है, उसमें हमें यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, तो उसके ज़रिए पानी अपना, किडनी अपना काम कर रही है, बट अगर आप पानी नहीं ले रहे हैं तो फिर वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि स्किन की बात हो रही है, स्किन के मसाइल की बात हो रही है, और ख़वातीन के साथ जब भी बैठक होती है या मुलाकात होती है तो ख़वातीन अपने स्किन के जो मसले मसाइल हैं उन पर बात करती हुई और बहुत कॉन्शियस दिखाई देती हैं, दो कि आज के मर्द भी कम नहीं है, वो भी बहुत कॉन्शियस होते हैं। exactly. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ख़वातीन के स्किन के हवाले से कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो डायरेक्टली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, या कौन से ऐसे प्रोसीजर्स या स्किन का ख्याल रखा जाए, ऐसी ट्रीटमेंट्स ली जाएं
जो स्किन के लिए अच्छी हैं, इफेक्टिव है, नुकसानदेह नहीं है? सो 2 क्वेश्चंस हो गए मेरे। ठीक है, सबसे पहले मैं फूड का आपको बताऊंगी। नेचुरली लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इंटेक अगर हम विंटर्स में बढ़ा दें या फिर समर में भी इवन दो, तो उससे आपकी स्किन ना सिर्फ बहुत अच्छी बल्कि फ्रेश नज़र आएगी, बल्कि आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी काफ़ी हद तक हम खात्मा कर सकते हैं। आजकल बहुत अर्ली एज से एजिंग साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। विंटर में ड्राइनेस के होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जितनी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उतने ज़्यादा एजिंग साइंस ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है उतना ज़्यादा रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपके किचन में, आपकी डेली रूटीन में अगर आप फ्रूट्स को रखते हैं, पानी, अगेन मैं वही कहूँगी, नंबर 1 पानी आता है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस रहें, बजाय कोल्ड ड्रिंक्स पीने के या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के अगर आप फ्रेश जूसेस की तरफ आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। उसके अलावा आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, आजकल फ्रूट ऑलमोस्ट सारा इन है। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन में, किन्नू है बहुत अच्छे, किन्नू है, अनार है, अमरूद बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, अनार है, अमरूद है, सेब है, केला है, ये सब वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप अकेले अकेले नहीं खा सकते तो आप एक बॉल फ्रूट सैलड का बना के खा लें। इसे अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो ये ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्रूट्स जितने भी हैं मैं सबको कहती हूँ, बट जिनमें विटामिन सी रिच है, लाइक अगर आप किन्नू ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस मौसम में मेरे ख्याल में सबके पास अवेलेबल, इतना महंगा भी नहीं है, सब खरीद सकते हैं। एक चीज़ पे जिसका ख़वातीन का बहुत फोकस रहता है, मैंने अपने सर्कल में बहुत ऑब्जर्व किया और समहाउ मेरी भी बहुत ही प्रैक्टिस रही है कि ख़वातीन चूँकि डाइट कॉन्शियस भी होती है, वज़न भी नहीं बढ़ाना होता, तो वहाँ पर जहाँ पर फलों से और कार्ब्स को वो थोड़ा सा फासला इख्तियार कर रही होती है, वहीं पर अगर आप देखें तो ख़वातीन हेयर, स्किन एंड नेल के जो सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं उस पर बहुत पैसे भी खर्चती हैं कि इससे नाखून भी अच्छे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छे हो जाएंगे, बाल भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जो कुदरत ने हमें नेमतें अता की हैं, जो फल की सूरत में है, रॉ सब्जी की सूरत में है या नट्स की सूरत में, हम वज़न ना बढ़ाने के चक्कर में उनसे दूर भाग रहे होते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, क्या ये उस ग़िज़ा की या उन नेमतों की कमी को पूरा कर सकते हैं? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि वो उनका नेमल बदल हो। आप समहाउ उसे रिकवर कर सकते हैं उनको लेके। डेफिनेटली जो बंदा फल नहीं खा रहा, जो फ्रेश जूसेस नहीं पी रहा, उसके लिए अल्टीमेटली हमें वो सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, बिकॉज कुछ ना खाने से बेहतर है कि आप वो कुछ ले लें। और ख़वातीन, आप सही कह रही हैं, बजाय फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस इनकी तरफ आने से प्रेफर करती हैं कि आप हमें टैबलेट लिख दें, हम वो खा लेंगे। तो फिर वो बात है कि आप 100% नहीं बट 50% उनकी फॉर्म में अगर आप ले सकते हो तो फिर हम दे देते हैं। जितनी कीटोजेनिक डाइट्स हैं या लो कार्ब डाइट्स हैं, उसमें सबसे पहले फ्रूट को ही वो प्रेफर किया जाता है। अच्छा, मर्द हजरात भी, जैसा कि मैंने कहा, कि वो भी अपनी स्किन को लेकर परेशान दिखाई देते हैं, खासकर वो लोग जिनका बाइक पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, स्किन के मसाइल बढ़ जाते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? उनके लिए देखिए, सबसे पहले सबके लिए, मर्द औरत हर एक के लिए, कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो प्रोटेक्शंस के साथ निकलें। लाइक आपने क्योंकि आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके लिए भी आपने अम्ब्रेला का यूज़ करना है, आपने सन ग्लासेस का यूज़ करना है, आपने फेस मास्क का यूज़ करना है। सबसे आप बाइकर्स के लिए बता रहे हैं। ये बाइकर्स के लिए भी है और इवन दो फीमेल्स के लिए भी है। अगर वो आजकल तो खैर बाइकर फीमेल्स भी हैं, तो वो भी यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और उसके साथ साथ आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, ज़रूरी, कंपल्सरी है। अंडररेटेड है हमारी सोसाइटी में, लोगों को मिसकंसेप्ट है कि यू नो वो कहते हैं कि महंगे मॉइस्चराइजर्स यूज कर लेते हैं, लेकिन सन ब्लॉक नहीं। सन ब्लॉक कहते हैं कि हमने तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है डॉक्टर साहिबा, तो फिर हम क्यों सन ब्लॉक यूज करें? अच्छा, इसका मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, आप करेक्ट भी करेंगे, कि अगर आप अपने घर में भी मौजूद हैं और किचन की खिड़की से भी अगर थोड़ी सी रोशनी आ रही है, या जो हमारे ये स्टूडियोज में तो खैर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, घरों में भी लाइट्स होती हैं, तो आपने उससे भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे, ये सन ब्लॉक आपकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। आप घर में रहें, आप बाहर जाएं, कहीं भी हो, आप किचन में जाते हैं, आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। आप सुबह सोकर उठते हैं, अपने घर में सिर्फ आपने सारा दिन रहना है, तो भी आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। आपने स्टूडियो में आना है और आप कहते हैं कि मैं तो सारा दिन यहाँ से बाहर ही नहीं जाती, बट ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स भी उनसे ज़्यादा रेजेस दे रही हैं आपको, जो आपकी स्किन, हेयर दोनों के लिए बहुत ख़राब है। तो सन ब्लॉक कंपल्सरी है, इधर आप घर में रहें या बाहर जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रेकल्स क्यों बढ़ते हैं? उसकी रीज़न है या जेनेटिक्स है? नहीं, जेनेटिक्स भी कॉज है, जेनेटिक्स में भी होती है। नंबर 2, अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको फ्रेकल्स हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। नंबर 4, सन रेजेस में अगर आप प्रोटेक्शन नहीं, लाइक सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप में चांसेस 90% बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर उन लोगों के जो कि सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। इवन तो आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी जेनेटिक्स में किसी को मिलाजमा या फ्रेकल नहीं है, बट आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्टीन्यूसली एक्सपोजर में हैं सनलाइट के या किसी भी किस्म की, इवन दो ये स्टूडियो लाइट्स की भी,
तो भी आप में 90% रिस्क बढ़ जाता है एज कम्पेयर उन लोगों के जो कि सनब्लॉक अप्लाई करते हैं। सो ये लाइक आयरन डेफिशिएंसी होना, आपका आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना आपकी लाइफ में, इवन दो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ख़वातीन को हो जाता है, वो कहते हैं कि कैल्शियम की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम कमी, ये सब कॉम्बो बना के प्रॉपर टेस्ट भी करवा लेना चाहिए मर्दों को, ख़वातीन को। बिल्कुल, आप पहले हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि लैब्स करवा लें। लाइक हमारी डर्मेटोलॉजी की फील्ड में अनटिल अनलेस कि कोई डिजीज़ ना हो पेशेंट को, हम प्रेफर करते हैं कि टेस्ट लैब्स ना करवाएं। बट अगर किसी डिजीज़ के साथ पेशेंट है, क्योंकि एस्थेटिक्स में आपको पता है कोई टेस्ट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, लाइक हमने लेज़र, बोटॉक्स, फिलर्स करना है, इनमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती। बट डर्मेटोलॉजी की फील्ड में डेफिनेटली आपने पहले लैब्स करवानी है, सॉर्ट आउट करना है कि व्हाट इज़ द कॉज। ठीक, जब तक आपको कॉज पता नहीं चलेगा आप उसे हल नहीं कर अच्छा सकेंगे। डॉक्टर कंवल, एक और जो बहुत इशू है, मर्द ख़वातीन अक्सर जो लोग लॉन्ग आवर्स अपने ऑफिस जाते हैं और ऑब्वियसली सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, बहुत देर तक सॉक्स पहने रखना होता है, बंद जूते पहने रखना होता है, तो ऐसे में एक्जिमा कहेंगे उसको, या जो पैर पर जो फंगस लग जाना है गालिबन, ये एक इशू काफ़ी कॉमन हमें दिखाई देता है। इसके रीजंस क्या हैं और इसको प्रिवेंट कैसे करना है? देखिए, अगर वो वाइट कलर का आपकी उंगलियों के बीच में ज़ख़म या इचिंग आपको फील हो रही है और उसमें पानी भी आपको महसूस होता है, हल्का हल्का सा वो नम भी रहता है, और अगर वो वाइट कलर की आपको बाकायदा फील होती है कि आपकी स्किन का डिस्चार्ज भी, स्किन का कलर भी वाइट हो रहा है, सो दैट इज़ फंगस, कैंडिडियासिस। ठीक है, ये फंगस हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, जो ना सिर्फ आपकी उंगलियों को बल्कि नेल्स को और फिर फर्दर आपके पाँव को ख़राब करता चला जाएगा। फंगस कंटेजियस होती है, एक से दूसरे को लगती है, माइट भी किसी का शूज़ पहनने से आपको लगी हो, माइट भी खुद ये आपकी ही किसी बॉडी के किसी पार्ट से आपको लगी हो, या किसी से आपको ट्रांसफ़र हो गई हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन देखें, हम ये बताते हैं हमने ओरल मेडिकेशंस देनी होती हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस जगह को हवा लगे। ठीक है, आप कॉन्टीन्यूसली, अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पर हैं तो हम ये मशवरा देते हैं कि आप वो अपने शूज़ और सॉक्स उतार के आप वहाँ कोशिश करें जितनी देर बैठ सकते हैं स्लीपर्स पहन लें। अच्छा, वैसे धूप भी लगवा दें अपने जूतों को और सॉक्स डेली चेंज करें। 8 आवर्स एटलीस्ट आपने क्योंकि नमी, मौसम इस तरह के नमी आ जाती है। एग्जैक्टली, और वो जब तक नमी रहेगी आपके पाँवों में, आपके शूज़ में, आपके सॉक्स में, तब तक वो फंगस आपका दूर नहीं होगा। हमारी मेडिकेशंस के साथ, चाहे वो ओरल हम दें या टॉपिकल दें, दोनों के साथ आपने ये प्रिकॉशंस भी करनी है कि बंद शूज़ उसमें नहीं पहन सकते। अच्छा, बॉडी इचिंग का जो है, मैं अगर आपसे पूछूं कि वो बॉडी इच क्यों करती है या क्या रीज़न है, डॉक्टर साहिबा से हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज ही मौजूद हैं। अब हमको आगे बढ़ाते हैं और अगेन एक मरतबा फिर से स्किन के हवाले से, स्किन के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस अपडेट से पहले जिक्र कर रही थी कि इचिंग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है मर्दों और ख़वातीन को, तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? अक्सर हॉट शावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है या फिर इसके कुछ और वजूहात हैं? देखिए, मैंने अभी आपको इनिशियल में बताया था कि जब विंटर का सीज़न आता है, विंटर जैसे ही होगा आपकी स्किन से मॉइस्चर ख़त्म होता है। जब मॉइस्चर ख़त्म होता है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस ड्राइनेस की वजह से ओवरऑल स्किन में इचिंग का इशू शुरू हो जाता है अनटिल अनलेस कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सर्दियों में कॉमन हो जाती हैं, जैसे स्केबीज़। स्केबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि स्केबीज़ भी कंटेजियस है जी, वो भी, और वो इतनी ज़्यादा कंटेजियस है कि वो आपके एक फैमिली मेंबर से दूसरे से तीसरे, बिकॉज उसका जो जरासीम है वो कपड़ों में रहता है। अच्छा। वहीं से ट्रैवल करता है, चाहे वो आपका बिस्तर है, आपके इस्तेमाल के कपड़े हैं, आपकी कोई भी, क्योंकि सर्दियों में डेफिनेटली हम बहुत सारे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक स्वेटर्स भी हैं, जैकेट्स भी हैं, अपर्स पहनने हैं, सॉक्स पहनने हैं, रज़ाई हैं, बिस्तर हैं, कंबल हैं, इन सब से वो ट्रैवल करता हुआ फैमिली मेंबर्स में आता है। और जब तक आपके सारी फैमिली मेंबर्स उसका एक साथ इलाज नहीं करते, वो नहीं जाता, इतनी आसानी से जाता भी नहीं। एग्जैक्टली, कंटेजियस है, फिर ये इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, लाइक इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत लाइक ख़राब बीमारियां डेफिनेटली सब ख़राब होती हैं, बट उसमें एहतियात और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्दियों में ये क्लोज कॉन्टेक्ट्स की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है ये। और ड्राइनेस, अगर नॉर्मली आपको इचिंग हो रही है और आप अपनी बॉडी से उस ड्राइनेस को ख़त्म करें, अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, प्रॉपरली हॉट शावर बहुत देर तक ना लें, 5 मिनट से ज़्यादा। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान और स्किन के मसाइल के हवाले टिप्स भी दे रही थी, गाइड भी कर रही थी, जितने हमारे देखने वाले उनको अवेयर भी कर रही थी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा। स्टे विद अस। वेलकम बैक
बैक इन नियो पाकिस्तान और अभी आपको एक ज़बरदस्ती रिपोर्ट दिखाएंगे। सर्दियों की आमद के साथ ही जो फैशन के नित नए अंदाज हैं वो भी देखने को मिलते हैं। फलक चौहान हमें कहाँ लेकर जा रही हैं और फॉर्मल ड्रेसेस की कलेक्शन दिखाती हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। मौजूद हूँ एक स्टोर पे जहाँ पे कपड़ों की नुमाइश जारी है। यहाँ पे एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है जिसकी स्पेशल बात ये है कि वो मदर डॉटर अफेयर है। जनाब माँ और बेटी की जो एक कलेक्शन निकाली है यहाँ पर, और हम आज उसकी लॉन्च में मौजूद हैं। आपको गाहे बगाहे हम आगाह भी करते रहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है। नेल आर्ट भी चल रहा है, इसके अलावा रैंप वॉक भी चल रही है, और रैंप वॉक की भी स्पेशल बात यह है कि वो मदर डॉटर अफेयर है। तो आइए मेरे साथ और आपको मैं कुछ गहमा गहमी दिखाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मदर डॉटर भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम बात करेंगे आयशा से। आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। फलक, हाउ आर यू? अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं इस रैंप वॉक की सबसे स्पेशल चीज़ आज क्या थी? सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि जो घरेलू औरत जो बच्चे पालने में बहुत मसरूफ़ है, खाना बनाने में, लाइफ और होम को जगल करने में, हमने उसे मौका दिया कि वो आज शी शुड फील लाइक अ मॉडल। जो आई थिंक जब आप छोटे होते हो, लाइक मैं रानिया को देखती हूँ, आपका यही दिल होता है मैंने फैशन मॉडल बनना है, एक्ट्रेस, पर आप जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हो। तो आज का मकसद ये था कि हम दिखाएं कि फैशन के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है, कोई एज की जरूरत नहीं है। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की फैशन डिजाइनर जिन्होंने यहाँ के जोड़े जो है वो डिजाइन किए थे, वार्डरोब डिजाइन किया था। आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं आज के आपके कट्स कौन से थे और फेवरेट कलर्स कौन से जो इस टाइम ट्रेंड में भी हैं? ये बेसिकली हमारी जो डिज़ाइन टीम है ये बनाती है। हमारी बहुत एक्सटेंसिव टीम है। हमारे पास फैशन डिज़ाइनर्स हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं जो कि प्रिंट्स बनाते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हमारी एम्ब्रॉयडरीज बनाते हैं और हमारे कट्स बनाते हैं। तो ये हमेशा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। एक आउटफिट के पीछे 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो चल रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे नेल आर्ट का एक स्टॉल भी नजर आया। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना मैं एक नेल आर्ट करवा लूँ, आपको भी दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़े के नेल आर्ट हो रहा है। तो अभी हम आपको और भी कलेक्शन दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे सुना है कुछ बहुत अच्छे कलर्स इन्होंने लॉन्च किए अपनी विंटर कलेक्शन में। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, गहमा गहमी चल रही है यहाँ पे। तो पहले हम नेल आर्ट करवाएंगे, इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे आजकल कौन कौन से नेल आर्ट जो है वो ट्रेंड में है, नेल कलर्स कौन कौन से इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं आज आप मेरे हाथ पे कौन सा नेल आर्ट कर रही हैं? नॉर्मली हम लोग इसमें नेल आर्ट में सिंपल कर रहे हैं, कुछ स्टिक ऑन दे देते हैं और मैं आपके हार्ट शेप बना रही हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टिक ऑन दूंगी आपको। तो अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ, मेरा जो नेल आर्ट हो रहा है इस टाइम वो हार्ट शेप बना रहे हैं और उसके ऊपर स्टोन्स भी लगा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट रियली गुड। मुझे वैसे पसंद आ रहा है क्योंकि मैं खुद भी नेल कलर्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। नेल आर्ट तो मैंने करवा लिया, लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना आपको विंटर कलेक्शन भी दिखाई जाए इनकी। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, कौन से कलर्स बहुत ज़्यादा इन है और कौन से प्रिंट्स ज़्यादा इन है। तो आइए देखते हैं इनकी कौन सी रेंज है। मैंने तो कुछ कपड़ों की खरीदारी कर ली है यहाँ से। फंक्शन तो अभी चल रहा है और यहाँ पे काफी गहमा गहमी भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ और आपको मजीद भी चीजें दिखाऊंगी, लेकिन अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दैट्स अमेजिंग। फलक चौहान की आपने रिपोर्ट देखी और खूबसूरत हमने देखा, नित नए डिज़ाइंस देखे और कट्स देखे और कलर्स देखे जो कि इन दिस विंटर्स इन ट्रेंड्स हैं। तो थैंक यू सो मच फलक, आपने हमें इस फैशन शो की सैर भी करा दी। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आज की एक वायरल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़रीन सवेरा नदीम ने ये साबित किया है कि जब हिम्मत हो तो फिर वसाइल नहीं देखे जाते हैं, इरादे आगे बढ़ने के हों तो फिर मसाइल भी आड़े नहीं आते हैं। ये BS की तालिबा
तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने जाती हैं अपने कॉलेज और रास्ते में जो बच्चे हैं उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मुहैया करती हैं। हमने इस फुटेज में देखा है कि किस तरीके से एक एक बच्चे का वो बैग फिक्स कर रही हैं, बच्चों को गाड़ी में बिठा रही हैं और उसके बाद इनको स्कूल ड्रॉप करेंगी, अपनी तालीम का सिलसिला मुकम्मल करेंगी, कॉलेज जाएंगी और वापसी पर फिर इन्हीं बच्चों को पिक करेंगी और उनको उनके घर वापस ड्रॉप करेंगी। अगर कहा जाए सही मानों में कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल है तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमारी भी कोशिश होगी कि हम सवेरा नदीम से राब्ता करें, उनको अपने प्रोग्राम में दावत दें, आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएं। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिए, कल होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।